सरकार बनी और उसके बाद जो सरकार बनी, जब तक सरदार पटेल जिंदा रहे उनसे बड़ा कोई नेता रहा नहीं जो है, चाहे भले नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन बगैर सरदार पटेल के राय बात के वो नहीं चलते थे। और ये कभी ऐसा कोई जो मैं भी इतिहास का विद्यार्थी हूँ, ऐसा कोई गंभीर विरोध और अवरोध नहीं आया। पहली चीज़ एक है। दूसरी चीज़ धारा 370 और इसकी बात चलती है, एक बार बार चलती है। शायद बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाज होगा। अगर आप जाएंगे और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो जब संसद में 370 पारित हुआ है उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में ही नहीं थे और वो सरदार पटेल के नेतृत्व में वो पारित हुआ था। जो है आप उठा करके पार्लियामेंट की इसकी प्रोसीडिंग को देखिए। तीसरी चीज़ कि लड़ाई 1947 में नहीं, लड़ाई हमारी जो पहली थी आज़ादी की वो 1857 में शुरू हुई और 1857 का जो भारत था उसमें केवल अमीर और गरीब थे। इस देश का जो पूरा नक्शा था मध्यम वर्ग था ही नहीं, जो अगर आप 1857 में देखेंगे। और उस लड़ाई का जो मुख्य नायक था वो सिपाही था, लेकिन उसके साथ किसान खड़े थे। और अभी जो इस बीच का जो दौर आया उसमें ये जो तीनों नेताओं की जो चर्चा हुई है, ये तीनों की जो बुनियाद थी, गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ। गांधी जी अगर चंपारण न गए होते तो शायद वो गांधी न होते। सरदार पटेल अगर बारडोली का वो आंदोलन न होता तो सरदार पटेल भी नहीं होते, और प्रतापगढ़ का किसान आंदोलन नहीं होता तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होते। लेकिन इसके साथ और भी लोगों के, क्योंकि किसान आंदोलन की जब आप बात करेंगे तो स्वामी शाहजानंद को नहीं भूल सकते हम लोग। उसी तरीके से हम लोग जो है दक्षिण में प्रोफेसर एन.जी. रंगा को भी नहीं भूल सकते, हालांकि बाद में आए। उस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो पूरे देश भर में उन्होंने किसानों के जागरण के लिए काम किया। उसमें से एक बड़ा नाम है जो उत्तर प्रदेश में राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन का, इनका जमींदारी उन्मूलन। और जमींदारी उन्मूलन तो उस समय कांग्रेस के एजेंडे पर, जिसमें सरदार पटेल जी भी बट नेचुरल सबसे आगे में रहे, जो फैजपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसी में आ गया था और उसमें बाकायदा इस बात पर चर्चा हुई और हुई कि जमींदारी उन्मूलन होना चाहिए। तो आप ये देखिए कि 3-4 बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज जब मैं यही सोच रहा था, सुबह से जब हो रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि चंपारण भी हुआ, बारडोली भी हुआ, खेड़ा हुआ और अवध का किसान आंदोलन बहुत लंबा चला, लेकिन इतिहास में इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं चला जो अभी चला है। अगर सरदार पटेल होते तो मेरा अपना मानना है कि वो आते और उन लोगों के बीच में जाकर के ख़त्म करवाते, क्योंकि वो वही नहीं। सरदार पटेल की आप अवध के किसान आंदोलन की स्पीच को सुनिए और समझिए, तब उसमें पता चलेगा किसानों के प्रति उनका क्या भाव था, क्योंकि तो किसान आंदोलन के निकले हुए लोग थे ना। अगर ये लोग नहीं होते तो भारत में क्या आपको लगता है जमींदारी उन्मूलन होता? और जमींदारी उन्मूलन के इतिहास को जो आदमी समझ लेगा वो देख लेगा कि ये असंभव जैसा काम था। ये ठीक वैसे ही असंभव था जैसे जब ये भारत मिला तो ये भारत नहीं था जिस भारत में हम खड़े हैं। और बात केवल पाकिस्तान या बांग्लादेश की भी नहीं थी, जो आज का जो उस समय का मैंने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की जो बात होती वो भी नहीं थी। था कौन? उस समय भारत में जो है एक ब्रिटिश शासित भारत था और दूसरा जो है 562 ऐसे ऐसे राजा थे जो हर इलाके में देश थे। कल्पना करिए कि यहाँ से मुंबई अगर आपको जाना होता तो अभी टोल की चिंता जिन लोगों को होती है तो यहाँ से कम 100 से ज़्यादा राज्यों में देशों से होके आप गुजरते। और केवल ब्रिटिश भारत भी नहीं था, एक भारत एक पुर्तगाली भारत था जिसको नेहरू आखिर तक लड़ते रहे विश्व जंग, क्योंकि आप भगा तो सकते नहीं थे उनको, क्योंकि दुनिया पूरी आपके खिलाफ खड़ी हो जाती, क्योंकि एक राष्ट्र था वो। हाँ, एक फ्रेंच शासित था जिसके साथ डिप्लोमेटिक बात करके ख़त्म किया। तो ये भारत नहीं था। आज के समय जब हम लोग बात करते हैं तो हम इतिहास को पढ़ते ही नहीं हैं उस पर बात, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी होकर ये देख रहा हूँ कि लड़ाई लड़ने का तरीका क्या था। लोकमान्य तिलक अपने तरीके से लड़ रहे थे। उस समय तो सपना भी नहीं आता था कि ये जो पूरी दुनिया भर में अंग्रेज़ों की हुकूमत है कभी ख़त्म भी होगी। मदन मोहन मालवीय जी को शायद ये सपना भी नहीं आता रहा होगा कि ये अंग्रेज़ जाएंगे, जबकि वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रहे, यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को सपना भी नहीं आता रहा होगा जब वो आए हाउस में, बहुत सबसे पुराने
उसमें रहे, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो जब पढ़ाई कर रहे थे तब से ये लोग जो है लड़ते रहे जो है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इलाकों के नायक रहे, उन्होंने कितनी चीज़ों पर बात किया, कितना काम किया होगा और कितने तरीके की कुरीतियों का नाश किया। मैं जब मेरी निगाह जाती है पंत जी का, तो कुली बेगार प्रथा जो है पहाड़ों पर, उसके लिए कितने लोगों ने मिल के काम किया होगा। ठीक है, पंत जी का नाम आता, लेकिन नायक एक होता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो पटेल जी की जब बात आती है तो सामान्यतया देश के एकीकरण के साथ ये बात भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में किसानों को एजेंडे पर ले आने का काम किया। नहीं तो जमींदारी उन्मूलन नहीं होता, और जमींदारी उन्मूलन अगर नहीं होता तो आज जो कुछ दो रोटी मिल रही लोगों को, आधे से ज़्यादा देश में नक्सली समस्या ही होती। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा जो राज्य है, आज भी अगर नक्सली समस्या यहाँ नहीं है तो उसकी वजह ये है कि कम होगी, लेकिन कुछ लोगों के पास थोड़ी सी ज़मीन है, अपना जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश में केवल एक ज़िले में नक्सली समस्या रही है, क्योंकि मैं जब अपना कैरियर पत्रकारिता का शुरू किया तो मेरा उसी इलाके से हुआ, मिर्ज़ापुर ज़िला। तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर एक ज़िला था, और उनका आकार जो है अगर आप उठा के देखेंगे तो वो हरियाणा के बराबर है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा ज़िला नहीं, जो मैं दोनों ज़िलों को मिला के बात कर रहा हूँ, जो एक तरफ से जाके दूसरी तरफ 300 किलोमीटर जाके निकले, ऐसा ज़िला नहीं है कोई। वो भारत का भी अकेला ज़िला है जो 4 राज्यों की सीमाओं से टकराता है। तो ऐसा ज़िला और भी नहीं है कोई जो पूरे देश में हो कि 4 राज्य उस ज़िले से टकराते हों। तो इस तरह के जो स्थितियों के बीच में मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये लोग नहीं होते, ये सब लोगों ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, जो भी अलग अलग धाराओं के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग। और हम उनको नायक क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग काम किया, अलग तरीके से काम किया। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू, ये तीनों लोग ऐसे थे जिनको मैं मानता हूं कि ग्रास रूट से, लोग कहते हैं कि नेहरू टपक गए। नेहरू टपक कैसे गए थे? नेहरू इलाहाबाद की नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे जो है। और नेहरू ने जब अध्यक्ष चुने गए थे, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने अपने घर की ही जो पानी की पाइपलाइन कटवा दी थी। आप उठा करके देख लीजिए अगर इलाहाबाद नगर पालिका के रिकॉर्डों में। और जब वहाँ चुने गए थे उस समय वो बड़े भारी नेता थे देश भर के, और उनको जो उपहार वगैरह मिले थे उन्होंने अपने घर में नहीं रखा था। जो लोग आज बात करते हैं वो उन्होंने उपहार इलाहाबाद नगर पालिका को दे दिए थे। अगर आप इलाहाबाद के नगर पालिका के संग्रहालय में जाएंगे तो पाएंगे कि पूरे दुनिया भर के उपहार आकर के रखे हुए हैं, क्योंकि नेहरू तभी ऐसा नहीं था कि नहीं जाने जाते थे। सरदार पटेल ने अहमदाबाद नगर पालिका को चमकाया, राजेंद्र बाबू पटना में इलेक्ट हुए जो है। ये सब लोग ऐसा नहीं था कि ये सब इलेक्ट हो गए थे। और तो और छोड़िए, पंत जी जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के बाद अल्मोड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। आप जरा इतिहास देखिए, ये कभी कॉम्प्लेक्स नहीं था। और आखिर में ये सब लोग अपने दौर के ऐसे ईमानदार, कर्मठ, मेहनती वो सब नेता थे। बाबूजी ने बहुत सारी बातें बताई, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन आखिरी में जो 1952 का जो इलेक्शन लड़ा गया है वो कांग्रेस ने उसी पैसे से लड़ा जो कि पटेल जी ने जुटा के रखा था। एक बक्सा था, मरने के पहले उन्होंने मणि बेन को कहा कि ये बक्सा नेहरू जी को दे देना जा करके जो है। और मणि बेन वैसे ही ले आई, बक्सा उन्होंने दिया। बक्सा जब खोला गया तो उसमें कुछ, मैं ठीक से याद नहीं कर रहा हूँ, 22 लाख या 32 लाख ऐसे उसमें पैसा निकला। वो था मूल रूप से, गलत कह रहा हूँ क्या वो उसमें? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं जानता हूँ एक ऐसी, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसमें एक बड़े नेता को बुला के कहना पड़ा कि आप जब अध्यक्ष थे तो साहब आपका ये जो है इतना लाख रुपया जो है आपने उठा के अपने पास रख लिया था जो है। ये मैं जानता हूँ, मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। और ऐसा बहुत सारे राजनीतिक दलों में इस तरह के उल्टे पुल्टे काम होते रहे हैं। लेकिन हम लोग जब पटेल साहब की बात कर रहे हैं तो ये सारी बातें मिलके पटेल को एक ऐसा बड़े कदकाठी का नेता बनाती हैं जो इस नाते छोटे नहीं हो सकते कि वो गांधी जी के रास्ते पे चल रहे थे। हाँ, गांधी जी का तो अपना अलग स्थान है जो है, गांधी जी का स्थान है। और गांधी जी का जो स्थान है वो अगर देखेंगे तो दुनिया भर में लगातार हर साल किसी का कद और ऊंचा हो रहा हो बिना किसी मूर्ति के, तो वो गांधी हैं और वो अम्बेडकर भी हैं। क्योंकि ये दोनों लोगों का आप देखेंगे तो अपने बचपन में जो इन दोनों लोगों के बारे में हमने जो सुना और देखा होगा,
मैंने विश्व शांति दिवस मनाया जाने लगे किसी व्यक्ति पर जिसको नोबेल प्राइज देने लायक न समझा जाए, और हम लोगों के देखते देखते लेख वालेसा पोलैंड के, जिन्होंने केवल इसलिए दे दिया कि उन्होंने बहुत बड़ी हड़ताल चलाई, तो उससे बड़ी हड़ताल तो जो है बम्बई में दत्ता सामंत ने चला दी थी। जो है समाजवादी धारा के तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी हड़तालें चलाई, तो और नहीं फिर किसान आंदोलन वालों को दे दो आप, उन्होंने भी सबसे बड़ा आंदोलन चला दिया। जो है सवाल ये नहीं, तो मूल सवाल अपनी जगह कायम है कि जो भारत सरदार पटेल चाहते थे, जो एकता क्या है, क्या कुछ राज्यों को मिलाना एकता नहीं है। एकता है कि हम सब लोग जो बैठे हैं तो हमारे बीच कोई उस तरह का बंधन नहीं है। एक मिशन है कि ये देश बड़ा बने, हाँ, महारथी बने, बलशाली बने, और हर दृष्टि से बने, चाहे बौद्धिक हो या जो बाकी, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं, ये अपने आप में एक बौद्धिक शक्ति का केंद्र है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप उठा करके देखेंगे। तो मेरा ये कहना कि किसी भी व्यक्ति को, इनके जैसे किसी महान व्यक्ति की श्रद्धांजलि देने का मतलब है कि इनके रास्ते पर चलने के लिए हम लोग जो कुछ कर सकें, क्योंकि मैं इस लिहाज से बड़ा छोटा आदमी हूँ, मैं तो पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, मेरा कोई ज़्यादा वो नहीं, मैं तो, लेकिन मैं सरदार, आखिर ख़त्म करूँ तो एक आखिरी बात कह के ख़त्म करूँगा। सरदार पटेल के जीवन का जो काम है देश का एकीकरण, वो सरदार पटेल जी का अकेला काम नहीं था, वो सबका मिला जुला काम था। जो है इच्छा शक्ति जो है सरदार पटेल की थी, क्योंकि उस समय कैबिनेट तय करती थी, अगर आप उठा के देख लेंगे जो है, और कैबिनेट के बाद फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, ये बाबू जी बैठे हुए हैं जानते हैं, वो एक एक चीज़ पर जो फाइनली तय करती थी, मतलब पार्टी की सुपरमेसी थी उस समय, और ये चीज़ें तय होती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं इतिहास के बाकायदा किताबों में हैं। और उस समय की एक स्थिति अलग थी, जो बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें बदली हैं, और वो बदलती चली गई हैं, वो लगभग पूरे दलीय प्रणाली में चली गई हैं। हम लोग चाहे जैसे कहें, उस समय की स्थितियाँ अब कहीं नहीं है। जो है उस समय जो परिस्थितियाँ थी, तो मेरा ये कहने का मतलब कि वो उससे भी बड़ा जो सोच और काम जो एग्जीक्यूट किया उन्होंने किसानों वाले मामले पे, मुझे लगता है कि थोड़ा और काम धाम उस पर करने की ज़रूरत है। और वो जो अगर कल्पना करिए कि अगर जमींदारी उन्मूलन न होता, और उस सब में जो उन्होंने जो शक्ति लगाई है, वो अपने आप में एक नए सिरे से, मैं उनके सब इलाके में गया हूँ, उनके, आप बारदोली कभी जाइए तो वहाँ बारदोली में एक चीनी मिल है। आप देखते होंगे पश्चिम में और हमारे उत्तराखंड राज्य में चीनी मिलों का पिछले कई सालों से लगातार समस्या बनी हुई, कम से कम 2001-2 से तो लगातार बनी हुई है। कभी भी समय पर भुगतान नहीं होता, किसान अलग अलग जगहों पर आंदोलन करते रहते हैं, 14 दिन तो छोड़ दीजिए। जो है सरदार पटेल की जो बारदोली की चीनी मिल है, कभी जाके देखिएगा, तो वो बेसिकली इनिशिएट किया उन्होंने था, लेकिन बनी है उनके मरने के बाद, उनके मौत के बाद बनी। वो ऐसी मिल है कि मान लीजिए मैं एक गन्ने के किसान हूँ, मेरे पास एक 8 बीघा ज़मीन है और उसमें हम गन्ना बोते हैं, और हमको कोई लोन चाहिए, जो है किसी कारणवश अचानक हमें ज़रूरत पड़ गई, तो वो चीनी मिल है, आप एक एप्लीकेशन देंगे, और उस एप्लीकेशन के देने के बस आप ये समझ लीजिए कि अगले दिन आपको लोन मिल जाएगा। जो है इस तरह का सिस्टम उन लोगों ने बनाया, और सहकारी मूवमेंट जो बढ़ा है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर बोल गया कि सहकारिता के आंदोलन को भी इतना मजबूत बनाने में, इतना गांव-गांव पहुंचाने में, ये सभी नेता हैं जिनका वाकई बहुत बड़ा योगदान था। अगर ये नहीं होते तो निश्चित तौर पर भारत में जो भारत की आज की जो तस्वीर है, वो तस्वीर नहीं होती। और लेकिन ये क्या था, इनकी जो सोच थी, क्योंकि लंबा नहीं करूँगा, अंत में ये कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही भारत को एक नहीं होना, केवल एक रखना नहीं चाहते थे, एक ऐसे वैभवशाली विराट भारत का निर्माण करना चाहते थे जिसमें गरीब से गरीब, खेतिहर मजदूर हो, किसान हो, या किसी भी तबके का व्यक्ति हो, वो एक खुशहाली के साथ रहे, भाईचारे के साथ रहे, और अमन चैन रहे, कम्युनल हार्मोनी रहे, ये सारी चीज़ें रहें। तो उसमें उन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप देखिए अभी गांधी जी और उन पर सरदार पटेल पर इतनी सारी बातें हुई, आप ज़रा सरदार पटेल की रेडियो की स्पीच सुनिए जब गांधी जी की हत्या हुई है, वो कितनी मार्मिक है, और ये बताती कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा बेचैनी रही होगी उस दिन। जो है कि एक आदमी जो उनके कहने पर ही रात दिन, मतलब वो कितनी सारे फैसले उन्होंने ज़िंदगी के अपने, और क्योंकि ये भी बात सही है कि गांधी जी
के साथ जो सरदार पटेल ही एक ऐसे व्यक्ति थे गांधी जी के आसपास जो उनसे हंसी मजाक भी कर लेते थे। एक बार एक चिट्ठी आई जिसमें एक आदमी ने गांधी जी से जो है कुछ वो पूछा, क्योंकि मैं डाक पर किताब वगैरह लिखी है तो मैंने बहुत सारी चिट्ठियाँ पढ़ी हुई इन सब लोगों की। तो उसने पूछ लिया कि जो है आप बताइए मुझे इस तरह का रोग है और मैं क्या करूं। महादेव देसाई ने कहा उनसे, गांधी जी से जेल में थे, कि भाई अब आप ये लिखेंगे कि तू ये पी और ये खा, हाँ टाइम अपना बर्बाद करेंगे, इस तरह चिट्ठी का क्या मतलब है, आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं, नहीं लिखेंगे तो हमसे लिखवाएंगे जो है। तो सरदार पटेल हंसने लगे। सरदार पटेल बोले कि इसका जवाब मालूम है ये क्या लिखेंगे, उन पूरा बता दिया। तो गांधी फिर इसके बाद सरदार पटेल ने चिट्ठी ली और फाड़ दी। फिर गांधी जी ने उसके टुकड़ों को कलेक्ट किया और सरदार से कहा, बोला तुम लोग कितना भी हंसी मजाक कर लो लेकिन इसका जवाब मैं दूंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि गांधी जी के हाथ से चिट्ठी लेके फाड़ने का साहस भी सरदार पटेल ही कर सकते थे। ऐसा नहीं, उन दोनों के बीच में जो एक गहरा और वो था, लेकिन उनसे ज़्यादा ओबीडियंट तो और कोई नहीं था अगर वैसे देखेंगे आप। तो बस ये है कि इन लोगों ने जो देश के लिए जब लड़ाई शुरू की तो इनको कुछ नहीं पता था कि आज़ादी मिलेगी भी कि नहीं, कितने दिन जेल में रहे, कितने कठिन मुकाबले से मरते मरते कितने लोग बचे हैं। आप पंजी से लेकर के देख लीजिए, लखनऊ में जो लाठियाँ उनके ऊपर बरस रही थी, हो सकता है कि नेहरू की ही मौत हो गई होती अगर पंत जी उनके ऊपर नहीं आ गए होते। सब कुछ तो कितने लोग हैं और कितने लोग शहीद हुए जो है, इनमें से किसी को अंदाज नहीं था कि ये जो इतना लंबा जिसके राज में सूरज नहीं डूबता, तो अब सूरज भी डूबा, उसका एक छोटा सा मैंने आप समझिए कि हमारे सामने कहीं नहीं ठहरा, वो धीरे धीरे करके हम लोग एक ताकत बने हैं। तो वो ताकत जो इन लोगों ने सोचा था वैसा भारत बनाने में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि हम आखिर क्या योगदान कर सकते हैं, निभा सकते हैं, तो वो निभाएं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। बहुत आभार।